नमस्कार, मैं हूं अशोक वानखड़े। बीजेपी में जो एक खुशी की लहर दौड़ी थी, मात्र 133 दिन तक ये खुशी बरकरार रही। खुशी ये कि पूरे लोकसभा में दहाड़ने वाले एक इंसान को लोकसभा के बाहर ही कर दिया। 2 साल जेल में जाने का प्रावधान, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान, एक तरह से किसी की राजनीतिक हत्या। जुर्म क्या? 11 अप्रैल 11 अप्रैल 2019 में 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि ये मोदी, ये मोदी, ये मोदी, ये सब चोर है। ये जो सब पैसे लेके भागे, ये मोदी क्यों है? और फिर उसके बाद बीजेपी के नेता हैं, विधायक है वर्तमान में, उन्होंने तुरंत एक केस रजिस्टर किया कि मोदी का अपमान, सारे समाज को गाली दी, हमको गाली दी, चोर कहा, पूरे ओबीसी को चोर कहा। बीजेपी ने तुरंत अपना तुनतुना बजाना शुरू कर दिया। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, लोकल कोर्ट में केस चला गया। पुरने जी को समझ में आ गया कि जो जज साहब बैठे हैं वो शायद कानून के हिसाब से चलेंगे। वो स्वयं हाई कोर्ट जाके अपने ही लोअर कोर्ट के केस पे स्टे लेके आए। एक तरफ तो उनको राहुल गांधी को सजा दिलवानी थी, क्योंकि उनके अनुसार राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया था। जब कोर्ट में केस चालू हो गया तो हाई कोर्ट से उस पर स्टे ले आए खुद ही। फिर अपने बलन का जज आता है, टोपियां घूमती है, हाई कोर्ट से वो स्टे वैकेट किया जाता है। 1 महीने में सुनवाई होती है। और 85 साल पहले किसी को 2 साल की सजा हुई थी, 85 साल बाद, यानी देश की आजादी के पूरे 1947 से लेकर आज तक इस कानून में कभी इतनी सजा नहीं मिली। उतनी 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई जाती है। सजा सुनाने के 1 सप्ताह के अंदर उस न्यायमूर्ति का, उस जज साहब का प्रमोशन होता है। ये बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो प्रमोशन कैंसिल करवाया, लेकिन लोअर कोर्ट ने इधर घोषणा कर दी, वहां पे बीजेपी ने भांगड़ा शुरू कर दिया। बिरला जी का बस चलता तो वो शायद गुजराती जाके ले आते ऑर्डर। ऑर्डर आते से तुरंत सदस्यता बर्खास्त, तुरंत घर खाली। और राहुल गांधी के भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि मामला जमानत मिलने वाला था, कोई भयंकर क्रिमिनल धाराएं नहीं थी। तो ये उच्च न्यायालय गए और उन्होंने सजा पे स्टे मांगा। उच्च न्यायालय ने भी वही किया जो लोअर न्यायालय ने करना था। उन्होंने जो प्रेयर थी उसको सुनी, लेकिन पूरे इंडिया भर आंखें घुमाई और कहा राहुल गांधी को आपके खिलाफ इधर है, इधर मुकदमे हैं, इधर मुकदमे हैं। एक मुकदमा तो वीर सावरकर के पोते ने कर रखा है, स्टे कैसे दे सकते हैं? पहली बार जो मुकदमे चल रहे हैं उसका साइटेशन जैसा उपयोग हाई कोर्ट में होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय मामला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र 15 दिन में 3 सुनवाई में मामला निपटाया। 15 जुलाई को कोर्ट में अप्रोच हो गए, 21 जुलाई को पहली हियरिंग हुई, 2 अगस्त को दूसरी हियरिंग हुई और 4 अगस्त को फैसला हुआ। भूषण आर गवई न्यायमूर्ति का बेंच था, पीसी नरसिम्हा और संजय कुमार जस्टिस,
ये 3 जजेस थे। आज राहुल जी के सजा पे तो स्टे लाया, लेकिन जो टिप्पणियां की है, जो बोला है उन्होंने, वो दिखा देता है कि गुजरात में कैसा आतंक है, न्यायपालिका भी कितनी आतंकित है। क्या राहुल गांधी का निर्णय दिल्ली में लिखा गया था? सजा का निर्णय दिल्ली में हुआ था और उस निर्णय के अनुसार जज साहब ने अपना निर्णय लिखा था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कहते हैं कि जो मैक्सिमम 2 साल की सजा आपने दी, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्यों मैक्सिमम सजा? 1 साल 15 महीने भी, 1 साल 11 महीने भी हो सकता था। 2 साल की सजा इसलिए कि सदस्यता समाप्त करनी है। 2 साल की सजा इसलिए कि 8 साल चुनाव में रोक लगाना है लड़ने से। क्या ये एक षड्यंत्र था? दुर्भाग्यपूर्ण लोअर कोर्ट्स इस षड्यंत्र का हिस्सा बने, या हमारे देश में जो लोअर कोर्ट्स है वो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि एक न्यायाधीश जो एग्जाम पास करके आता है उन्हें कानून नहीं समझता, ऐसा नहीं मानता मैं। यदि 2 साल की सजा होती और न्यायपालिका, यदि कोई न्यायाधीश 2 साल की सजा देता है तो उसमें जस्टिफिकेशन करता है। 2 साल की सजा क्यों? मैक्सिमम सजा क्यों? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है क्या ये इवेंट? तो शायद सजा तय हुई दिल्ली में और निर्णय लिखा गया सजा के अनुसार गुजरात में। हाईकोर्ट का ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है तो क्या है? माफ कीजिएगा, वीर सावरकर के पोते ने आपके खिलाफ मानहानि का दावा किया है, इसलिए ये पे स्टे नहीं दे सकते। ये कौन सी बात है? पहली बार सुनने में आया ऐसी बातें। न्यायमूर्ति गवई ने किसी भी संसद की सदस्यता रद्द करने के मायने आज रेखांकित किए। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने कहा ये मानहानि का दावा सिंपल मानहानि का केस नहीं है, ये राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त करने की बात नहीं है, ये वायनाड के वोटर्स की बात है। उन्होंने अपने अधिकार के तहत अपना एक नुमाइंदा लोकसभा में भेजा है। ये उन तमाम वोटर्स की बात है कि उनके नुमाइंदे को, उनके दिए हुए मत को आप कैसा रिजेक्ट करते हैं। इसलिए 2 साल की सजा इस षड्यंत्र के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं कहा, ये हम तो इसका इन्फरेंस ऐसा निकाल सकते हैं। ये जो 2014 से यहां पूरा सिस्टम बदला है। 2 गुजराती तय करते हैं करना क्या है। ना कानूनन किसी की बात सुनते हैं, ना कोई लॉजिक की बात सुनते हैं, वो बस अपने मन की बात सुनते हैं। राहुल गांधी तो पप्पू थे उनके लिए, मजाक उड़ाया करते थे। उस पप्पू ने दिखा दिया कि वो पैर पैर चलकर देश को नाप भी सकते हैं और इनके लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। इन्हें तो भीड़, जुटी हुई भीड़ के सामने भाषण देने की आदत थी। कोई रास्ते पे चल रहा हो और लाखों की तादाद में जनता उसका साथ दे रही हो, इससे आने वाले तूफान की आशंका इनको हो गई थी। और इस तूफान को रोके कैसे? यह संघर्ष सिर्फ रास्ते का नहीं था। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जब राहुल गांधी बरसे, पूरी तरह से बरसे, सत्ता पक्ष लहूलुहान हो गया। सवालों के जवाब नहीं थे। राहुल गांधी के सवालों पे
आए बाएं बगले झांकते हुए जिलेबी जिलेबी इमरती इमरती बनाते हुए प्रधानमंत्री इधर की बात उधर की बात, लेकिन वो नहीं बता रहे थे जो सवाल उठाए गए। फिर उन्हें लगा ये रास्ता ही नहीं नापता, ये सांसद में बैठ के हमें भी नापेगा, हमारे उद्योगपति जो मित्र है उनको भी, उनकी भी नपाई होगी, नपती होगी। फिर राहुल गांधी का केस, एकदम 4 साल पुराना केस, थड़क करके आता है और फिर 23 मार्च को उसका निर्णय होता है और 2 साल की सजा होती है। आज इस न्यायपालिका के इस न्यायदान ने, निर्णय ने एक बात तो इस देश की जनता को ठोक बजा के बता दी कि छिछोरी राजनीति और तानाशाही प्रवृत्ति, इन दोनों को नकेल डालने की औकात सर्वोच्च न्यायालय की है। इसलिए यदि उनको ये लगे कि वो अपने मनमानी तरीके से इस देश को चलाएंगे, आपको ड्राइविंग सीट पे देश की जनता ने बिठाया है, लेकिन ये देश आपको संविधान की हिंसारी चलाना होगा। खुद का संविधान लागू करने का अधिकार देश चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि संविधान का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय आंख में बिल्कुल दूरबीन लगा के देख रहा है। आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, और ये जो दुर्घटना हुई आज बीजेपी वालों के साथ, ये जो बार बार प्रचार कर रहे थे कि सारे ओबीसी के खिलाफ आग, राहुल गांधी ने ओबीसी के खिलाफ आग लगा दी, ओबीसी को गलत कहा। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सत्यमेव जयते शायद इसी को कहते हैं, लेकिन सत्यमेव जयते समझने के लिए सत्य क्या है इसकी परिभाषा भी मालूम होनी चाहिए। जो जीवन भर झूठी परोसते आए हैं वो सत्य की महिमा क्या जाने। जो भगवान को भी एटीएम जैसा उपयोग करते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, और भगवान की भक्ति क्या जाने। अवमानना किसको कहते हैं ये वही समझ सकता है जो दूसरे की अवमानना ना करता हो। वृद्ध महिला का इलाज का खर्चा की बात करके, किसी के पत्नी को गर्लफ्रेंड 50,000 की बोल के, किसी एक जननायक नेत्री को दीदी और दीदी कह के, भगवान बजरंग बली को वोटिंग में बीच में लाकर आपने कई प्रयास किए, और इस देश की जनता ने बता दिया कि बहुत हो गया, अभी मन की बात, अभी सुनिए आप जन की बात, बहुत हो गया आपकी मन की बात, अभी सुनिए आप न्यायपालिका की बात, बहुत हो गई है मन की बात, अब सुनिएगा आप 2024 की बात। 2024 के लिए एक कांटा रास्ते में फिर खड़ा हो गया, और वो बड़ा कांटा है जिसका नाम राहुल गांधी, जो सजा मिलने के बाद भी लगातार हुंकार भर रहा था। अब तो न्यायपालिका ने भी बता दिया कि जो सजा उनको सुनाई गई वो सजा लायक कुछ काम हुआ ही नहीं। कम से कम स्टे दे के तो ये इंगित कर दिया, स्टे में जो बोला गया उससे तो फर्क पड़ता है। न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श सामने रखना होगा। न्यायदाता को, न्यायाधीश को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और न्याय की देवता तो साक्षात शनि है। शनि अपना काम जब करते हैं तो भगवान को भी नहीं बख्शते, ऐसी कई कहानियां पुराणों में हैं। तो मैं जानता हूं आपके भगवान ये दो गुजराती होंगे, मजबूरी में जिनके सामने आपको नतमस्तक होना होगा, लेकिन जब उस न्यायदान के आप कुर्सी पर बैठते हो तो उसकी एक अलग आभा है, उसकी एक अलग चमक है।
तो उसी के तहत आपको न्यायदान देना होगा। मोदी है तो मुमकिन है, इस मुहावरे को एक और जोरदार झटका लगा। हर जगह मुमकिन नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय है तो न्याय भी मुमकिन है। सर्वोच्च न्यायालय है तो अन्याय का पतन भी मुमकिन है। सर्वोच्च न्यायालय है तो झूठ पे सत्य की लड़ाई भी जीत भी मुमकिन है। आज मेरी संवेदना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्तों के साथ, और खासकर हमारे दो गुजराती नेताओं के साथ, जिन्होंने देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझा है। अब इस संविधान को अपने हिसाब से परिभाषित करना शुरू किया है। आज एक बार फिर न्यायपालिका को सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि इस देश का सामान्य इंसान जो अशिक्षित है, जो स्ट्रगल कर रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, नेताओं के ये जुमले सर पे लेके घूम रहा है, झूठे सपनों के बीच में बार बार सपने टूटने का दर्द सह रहा है। इतना कुछ है एक सामान्य इंसान के पीछे, लेकिन फिर भी वो इंसान सत्य और असत्य की परिभाषा जानता है। इसीलिए हमारे यहां लोग चुनाव जीतते भी और हारते भी हैं। जो चुनाव हारते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, और जो चुनाव जीतते हैं उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि उन्हें किसी कारण से चुनाव जितवाया गया। यदि चुनाव जीतने के बाद आप अपने आप को भगवान मानने लगेंगे तो फिर गणपति का 11 दिन बाद विसर्जन होता है। गणपति 10 दिन में भी विसर्जित होते हैं। आपका भी विसर्जन 10 साल में होगा तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।